Dear students, welcome to another class of Transfer of Property Act. पिछली जो क्लास हमने ली थी उसमें हमने मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज कितने प्रकार का होता है, ये सब डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम कुछ जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं मॉर्गेजर और मॉर्गेजी की, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक आज का ले रहे हैं वो है राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। मॉर्गेजर के जितने भी राइट्स हैं उसमें से भी हम सबसे पहला जो राइट ले रहे हैं वो है राइट ऑफ रिडम्पशन, जैसे कि आप नोट में देख सकते हैं। तो वैसे तो देखिए इसमें 6-7 प्रकार के इसमें मॉर्गेजर के राइट हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें राइट दिया है मॉर्गेजर के लिए वो है राइट टू रिडेम्पशन। तो राइट टू रिडेम्पशन को दिया है सेक्शन 60 में टीपीए के। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। बाकी के जो राइट्स हैं वो हम फर्दर जो क्लासेस होंगी उसमें डिस्कस कर लेंगे। आज का जो हम राइट ले रहे हैं वो है राइट ऑफ रिडम्पशन। ये है सेक्शन 60 टीपीए का। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि मॉर्गेज क्या होता है। बेसिकली जब किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उधार लेता है किसी क्रेडिटर से, और उसके बदले में उस उधार को सिक्योर करने के लिए वो क्या करता है, बदले में जो भी उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको बंधक के तौर पर रखता है। तो राइट ऑफ रिडेम्पशन बेसिकली मॉर्गेजर को वो राइट दिया गया है कि जब वो अपना सारा लोन क्लियर कर लेगा उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी वापस क्लेम करेगा, किससे, क्रेडिटर से, यानी कि मॉर्गेजी से। ठीक है, यहाँ पर जो मॉर्गेजर है वो ओनर है, ठीक, जो मॉर्गेजी है वो क्रेडिटर है। ठीक है, इसको इनको हम ट्रांसफरी भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये मॉर्गेज है तो ये मॉर्गेजर और मॉर्गेजी हम यहाँ पर बोलेंगे। तो एक बार पूरा लोन चुका लेने के बाद मॉर्गेजर क्या कहेगा मॉर्गेजी से कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है या जो मेरे कागजात आपके पोजेशन में है वो आप मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सी लैंग्वेज में राइट ऑफ रिडम्पशन होता है। तो रिडम्पशन किस चीज का हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कि मुझे अब अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दी थी एज एज अ मॉर्गेज आपको की थी, बंधक आपके पास रखी थी, वो मुझे वापस चाहिए। ठीक है, तो मॉर्गेजर जो है 3 तरीके से राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज कर सकता है। पहला तरीका है जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, पेइंग द मॉर्गेज मनी। ठीक है, जब उसने पूरा डेट क्लियर कर दिया, पूरा डेट दे चुका है, उसके बाद वो अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सरसाइज कर सकता है। सेकेंडली, डिपॉजिटिंग मॉर्गेज मनी इन द कोर्ट। जो भी उसका मॉर्गेज मनी था, यानी कि जो भी उसने उधार लिया था वो उसने कोर्ट में जमा कर दिया है। और थर्ड, फाइलिंग सूट फॉर रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन सूट भी वो कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से वो इन तीनों में से किसी एक तरीके से रिडेम्पशन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। अब देखिए, एक बार उसने लोन चुका दिया, अपना पूरा उधार क्लियर कर दिया, अब वो क्या कहेगा मॉर्गेजी से कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पोजेशन में है वो उसे वापस कर दिया जाए, या तो उसे वापस कर दिया जाए या ऐसे व्यक्ति को जिसको कि मॉर्गेजर ने ऑथराइज किया हुआ हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ऐसे मॉर्गेज भी देखे थे जिसमें हम प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर करते हैं, या जिसमें हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर न करके केवल उसके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं, टाइटल डीड्स को ट्रांसफर करते हैं। तो इन केस अगर टाइटल डीड्स को ट्रांसफर किया गया है तो राइट ऑफ रिडेम्पशन कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा कि मॉर्गेजी से ये कहा जाएगा कि वापस उसके जितने भी टाइटल डीड्स हैं या मॉर्गेज डीड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मॉर्गेजर को वापस कर दिए जाएं। और अगर प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया गया है मॉर्गेजी को तो फिर उस केस में प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस रिकन्वे कर दिया जाएगा मॉर्गेजी से मॉर्गेजर को। ठीक है, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि मॉर्गेजर ने कोई ऐसा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ठीक है वो अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, या वो अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन को छोड़ रहा है या अबंडन कर रहा है, तो इस तरीके की कोई भी कंडीशन अगर उसने मॉर्गेज डीड में डाली है या किसी
अन्य कॉवेनेंट में डाली है, इंस्ट्रूमेंट में डाली है, तो इस तरीके की जो कंडीशन होगी वो टोटली वॉइड होगी। लॉ इसे परमिट नहीं करता, क्योंकि लॉ इक्विटी जो कहती है वो कहती है कि इट प्रोटेक्ट्स द मॉर्गेजर, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द मॉर्गेज। तो इक्विटी कहती है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। अगर एक बार मॉर्गेज होता है तो वो हमेशा मॉर्गेज ही रहता है, वो किसी और चीज में बदल नहीं जाता है, वो सेल में कन्वर्ट नहीं हो जाता या किसी और चीज में वो कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसीलिए अगर किसी ने मॉर्गेजर ये कह दे एक्सप्रेसली भी, अगर उसने कोई ऐसा कोवेनेंट बना भी दिया है कि नहीं मुझे, मैं अपना राइट ऑफ रिडेम्पशन कभी फ्यूचर में एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो दैट विल बी अ वॉइड कंडीशन। ठीक है, इसी को आगे समझने के लिए हम बात करते हैं क्लॉग ऑन रिडेम्पशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्लॉग ऑन रिडेम्पशन किस सेक्शन के अंदर आता है। तो अगर आपने सेक्शन 60 अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो आप इसमें टिक मार्क कर सकते हैं। तो क्लॉग ऑन रिडेम्पशन, इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्या होता है। क्लॉग मीन्स फेटर और ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन जो कि राइट ऑफ रिडेम्पशन को ब्लॉक करती है, ठीक है। हमने बताया राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका है, यहाँ पर ये है मॉर्गेजर का। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन जो मॉर्गेजर को उसके राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज करने में ब्लॉक करती, फेटर करती हो या रुकावट पैदा करती हो, तो ये ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये क्लॉग है और ये वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है कि A mortgages his house on a condition that he shall not redeem. This is a repugnant condition. A अपना हाउस जो है मॉर्गेज करता है इस कंडीशन पे कि वो कभी भी रिडीम नहीं करेगा, वो कभी भी राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, रिपग्नेंट हो गई, हेंस इट इज अ वॉइड कंडीशन। कुछ और एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। फ्यू एग्जांपल्स। कंडीशन ऑफ सेल इन डिफॉल्ट। देखिए, अगर ये कहा जाता है कि मॉर्गेजर द्वारा समय पर पैसा नहीं दिया जाता तो मॉर्गेजी क्या कर लेगा, उसके हाउस को सेल कर देगा या उसके हाउस को जब्त कर लेगा या कुछ भी अगर करता है इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी, तो ये माना जाएगा कि ये मॉर्गेजर के राइट ऑफ रिडेम्पशन पे एक क्लॉग है, न्यायालय इसको एक क्लॉग मान लेगी, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन जो राइट ऑफ रिडेम्पशन को रोकती हो, ब्लॉक करती हो, वो क्लॉग की कैटेगरी में आता है, कोर्ट उसे तुरंत ही सेट असाइड कर देगी, ठीक। सेकेंड, पोस्टपोनमेंट ऑफ रिडेम्पशन फॉर लॉन्ग टर्म्स। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर लगा दी जाती है, सॉरी, 200 साल बाद या 300 साल बाद या 100 साल बाद एक्सरसाइज किया जाएगा, तो ये भी क्या है, एक तरीके से क्लॉग है, ठीक है। तो कोर्ट इसको भी तुरंत ही सेट असाइड कर देगी। थर्ड कंडीशन, पोस्टपोनिंग रिडेम्पशन इन डिफॉल्ट ऑन सर्टेन डेट। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि मान लो मॉर्गेजर को बोला गया था कि पर्टिकुलर डेट पे आपको पूरा लोन रिपेमेंट करना है, और अगर आप उस दिन नहीं कर पाए तो फिर आप अपना जो एक्सरसाइज, जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है, वो फिर आगे 100 साल तक रिडीम एक्सरसाइज उसको नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी कोई कंडीशन जो राइट ऑफ रिडेम्पशन को पोस्टपोन करती हो, वो भी क्या है, रिपग्नेंट है, हेंस वॉइड है, कोर्ट ऐसी कंडीशन को सेट असाइड कर सकती है, ठीक। फोर्थ है रिस्ट्रेन ऑन एलिनेशन। ऐसी कोई कंडीशन जो मॉर्गेजर को रिस्ट्रेन करती हो, रेस्ट्रिक्ट करती हो, रोकती हो एलिनेट करने से, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करने से, मॉर्गेज फर्दर मॉर्गेज करने से या गिफ्ट करने से, तो इस ऐसी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, एक क्लॉग मानी जाएगी और तुरंत ही सेट असाइड कर दिया जाएगा। फिफ्थ है कोलैटरल बेनिफिट्स टू मॉर्गेजी। मॉर्गेजर जो इस स्थिति में नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, और उसका वो बेनिफिट उठा रहा है, मॉर्गेजी कोई कोलैटरल बेनिफिट उठा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, उसको एक क्लॉग माना जाएगा और इसको तुरंत ही सेट असाइड कर दिया जाएगा। एंड लास्टली, पेनल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर मान लो मॉर्गेजर पे नहीं कर पाया टाइम पे और मॉर्गेजी ये कहेगा कि तुमने टाइम पे नहीं पे किया है, तो इसलिए इस इस पर्टिकुलर डेट के बाद आपके ऊपर जो है हम इतनी पेनल्टी पर डे के हिसाब से लगाएंगे।
तो ठीक है, लिमिट तक तो ये फिजिबल है और ये वैलिड भी है। लेकिन अगर पेनल्टी की अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि मॉर्गेजर के लिए ये पॉसिबल ही ना हो कि उसको पे कर पाए या उस पेनल्टी को दे पाए, तो फिर उसको एक क्लॉग मान लिया जाएगा और ऐसी कंडीशन को जो है कोर्ट के द्वारा सेट असाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन सारे एग्जाम्पल से जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि इक्विटी ऑलवेज प्रोटेक्ट राइट ऑफ रिडेम्पशन। जो हमारी इक्विटी है वो मॉर्गेजर के राइट ऑफ रिडेम्पशन को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ठीक है। तो एक बार मॉर्गेज मनी मॉर्गेजर द्वारा पे कर दिया गया है तो वो अपना जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो एक्सरसाइज कर सकता है कभी भी। उस पे किसी भी टाइप का क्लॉग जो है वो सेट असाइड कर दिया जाएगा। इसमें कुछ केसेस हैं, वो देख लेते हैं इस क्लॉग ऑन रिडेम्पशन को समझने के लिए। तो पहला केस है नोक्स एंड कंपनी वर्सेस राइस, 1902 का केस है। तो देखिए इसमें एक व्यक्ति है राइस जो कि एक लिक्वर सेलर है। तो वो एक पब्लिक हाउस खरीदता है लेकिन उसको पूरा चुकाने के लिए, पैसा चुकाने के लिए है नहीं उसके पास। तो वो क्या करता है, लोन लेता है किससे, नोक्स एंड कंपनी से, ठीक है। और साथ ही साथ एक कोवेनेंट भी बना लेता है नोक्स एंड कंपनी के साथ कि जब तक भी उसका लीज पीरियड चल रहा है उस घर का, वो लीज पे लिया जाता है वो घर उसके द्वारा, ठीक है। तो तब तक वो क्या करेगा, नोक्स एंड कंपनी के द्वारा बनाई गई जो लिक्वर है उसी को ही उस घर में वो सेल करेगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ साल बाद राइस जो है वो क्या करता है, वो तैयार है पूरा रिपेमेंट करने के लिए जो भी लोन उसने लिया था, ठीक है। तो नोक्स एंड कंपनी भी तैयार है वापस उसको रिकन्वे के लिए, लेकिन साथ में जो कोवेनेंट बनाया गया था कि वो लिक्विड सेल करता रहेगा किसके के द्वारा, नोक्स एंड कंपनी के द्वारा बनाई गई लिक्विड को वो हमेशा जब तक लीज पीरियड है सेल करता रहेगा। तो इस कोवेनेंट को जो है नोक्स एंड कंपनी जो है वो मतलब इसको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थी इस कोवेनेंट को। तो भाई इससे क्या हो रहा था, राइस को प्रॉब्लम आई तो राइस ने क्या किया, केस फाइल किया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि ऐसी कोई कंडीशन जो कि मॉर्गेजर को उसके राइट को एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके राइट ऑफ रिडेम्पशन को एक्सरसाइज करने में हिंड्रेंस पैदा करती है, तो उसको हम क्लॉग बोलेंगे और ऐसे कंडीशन को जो है सेट असाइड कर दिया जाएगा। और यहीं से वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है स्टैनली वर्सेस वर्ल्ड। तो ये इसमें भी सेम यही चीज हेल्ड हुई थी कि ऐसी कोई कंडीशन जो कि प्रिवेंट करता हो या इम्पीड करता हो, ठीक है, मॉर्गेजर के राइट ऑफ रिडम्पशन को, तो ऐसी कंडीशन को वॉइड मान लिया जाएगा, ऐसी कंडीशन को क्लॉग मान लिया जाएगा, ठीक है। इंडियन पर्सपेक्टिव में केस है गंगाधर वर्सेस शंकर लाला का। तो इसमें ये था कि मॉर्गेज डीड में एक टर्म थी कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है वो 85 ईयर्स तक जो है एक्सरसाइज नहीं की जाएगी, उसके बाद ही जो है 85 ईयर्स जब एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद ही वो रिडीम किया जाएगा जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है। तो खैर 85 ईयर्स को न्यायालय ने जो है ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तो नहीं माना, तो इसको जो है इसको क्लॉग नहीं माना गया और इसमें ये जो है कंडीशन को वैलिड मान लिया गया। नेक्स्ट की जो है वो है फतेह मोहम्मद वर्सेस राम दयाल, 1927। तो इसमें जो है देखिए ए पीरियड ऑफ 200 इयर्स वाज हेल्ड टू बी ऑपरेसिव एंड अनरीजनेबल। तो जैसे ऊपर गंगाधर वाले केस में केवल 85 इयर्स का जो पीरियड था न्यायालय के द्वारा नहीं माना गया था, लेकिन जो 200 इयर्स का पीरियड है कि जो है राइट ऑफ रिडेम्पशन आप 200 साल तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसको यहाँ पर न्यायालय ने ऑपरेसिव मान लिया, अनरीजनेबल मान लिया और हेंस ये क्लॉग है, वॉइड कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट ऑफ रिडेम्पशन की। देखिए एक्सटिंग्विशमेंट मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, कि ये राइट ऑफ जो रिडेम्पशन है मॉर्गेजर का ये कब खत्म हो सकता है, ठीक है, ये खत्म किया जाता। अभी बताया था मैंने कि अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया जाता है तो भी ये खत्म नहीं होता है, इक्विटी से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं
जब इस राइट को खत्म मान लिया जाता है, ठीक है। तो पहला तो इसमें ये जो कंडीशन है वो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। अगर मॉर्गेजर ने अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन को ही सेल कर दिया है, तो उसके बाद उसके पास खुद का तो राइट बचता नहीं है रिडेम्पशन का, इसलिए वहां पर ये माना जाएगा कि ये जो राइट है उसका वो एक्सटिंग्विश हो चुका है। सेकेंडली बाय कोर्ट, ठीक है। अगर कोर्ट के द्वारा, सपोज मॉर्गेजी को जो है टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, उसका लोन वापस उसको वापस टाइम पे नहीं मिला, तो उसने जो है कोर्ट में सूट फाइल कर दिया, किसके लिए, फोरक्लोजर के लिए या फिर सेल के लिए। तो उस केस में फिर अगर कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है मॉर्गेजी के फेवर में, ठीक है, फोरक्लोजर की या सेल की डिक्री पास कर दी है मॉर्गेजी के फेवर में, तब फिर मॉर्गेजर का जो राइट है रिडेम्पशन का वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मॉर्गेजर को अपना जो राइट है वो मॉर्गेजी के एक्शन लेने से पहले एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक है। अगर मॉर्गेजी पहले एक्सरसाइज कर लेता है, मॉर्गेजी मॉर्गेजर से पहले जो है सूट फाइल कर देता है सेल के लिए या फोरक्लोजर के लिए, तो फिर उसका जो राइट है वो खत्म हो जाता है। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जितने राइट्स फर्दर जो मॉर्गेजर के पास राइट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।